अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड पोर्शन। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है इसको मैं मार्क करवाने जा रही हूँ। उसका सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सवाल जो है उसके कई पार्ट्स हैं। इसमें इसने आपसे पूछा है कि सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन है वो आपको बतानी है, साथ में इसको एक्सप्लेन करना है, इसका यूनिट क्या है ये भी बताना है, और इसके साथ साथ वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन के ऊपर इन्वॉल्व होते हैं, इसको डिस्कस करना है। तो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है ये, इसी वजह से इसमें जो मटेरियल है वो थोड़ा सा ज़्यादा मार्क करवा रही हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन मार्क करनी है। डेफिनेशन यहाँ देखिएगा पर्पल फॉन्ट से लिखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, अब होता क्या है, ये दोनों डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसमें से जो आसान लगे वो वाली आपने याद करके लिख देनी है। पहली डेफिनेशन कहती है सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसको इस तरह समझ लीजिए कि लिक्विड की सरफेस पर अगर कोई सी भी फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर यूनिट लेंथ के ऊपर एक्ट कर रही है तो ये जो फोर्स है ये क्या कहलाती है, सरफेस टेंशन। या फिर आप इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कॉज टू इंक्रीज द यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड। यानी ये एनर्जी की ऐसी अमाउंट है जो कि यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड जो है इसको इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प आउट करती है। तो इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन जो है जो आपको आसान लग रही है इसको लिख दीजिएगा। अब आ जाएं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। आपने हेडिंग पुट करनी है एक्सप्लेनेशन, यहाँ से मार्क करवाना है आपको मैंने। कंसीडर टू मॉलिक्यूल्स से लेकर यहाँ देखिए सरफेस टेंशन तक, और साथ में ये डायग्राम। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट्स के। देखिए, आपके पास ये एक फर्ज कर लीजिए कि बीकर है और इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल्स वो होगा जो कि सेंटर पर या कॉर्नर पर मौजूद होगा, और उसको बाकी भी चारों तरफ से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वली क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी आप मॉलिक्यूल ए और बी अगर नाम दे रहे हैं तो बी मॉलिक्यूल को सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए, ये राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन चारों तरफ से जो फोर्सेस है ये इसके अंडर में है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो है ये इक्वली चारों तरफ से पुल हो रहा है। ये बिल्कुल स्टेशनरी स्टेट में रहेगा, इस सेंस में कि इसे कोई सरफेस टेंशन एज सच फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब आ जाइए आप कौन से मॉलिक्यूल पे, मॉलिक्यूल ए की तरफ। इसको देखिए टॉप पर मौजूद होगा, यानी सरफेस पर मौजूद होगा किसी भी कंटेनर में। अब होता क्या है कि ये लेफ़्ट और राइट साइड से तो फेस कर रहा होता है एक किस्म की पुलिंग, और साथ में डाउनवर्ड भी फेस करता है, लेकिन इसके ऊपर कोई और मज़ीद लिक्विड की लेयर मौजूद नहीं होती है। तो इसका मतलब अपवर्ड वाला जो पोर्शन होता है वो इस मॉलिक्यूल ए के लिए मौजूद नहीं होता। एज अ रिज़ल्ट जो बाकी तीन तरफ से जो ये फोर्सेस हैं इसको बहुत स्ट्रांगली पुल करती हैं। जब इसको पुल करेंगी तो होता क्या है कि ये अपने साइज़ को एज स्मॉलर पॉसिबिलिटी जो है ये छोटा कर देता है, जिसकी वजह से इसका जो साइज़ है वो कंप्रेस्ड हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये कवर हो जाती है। साथ में ये वाली जो डायग्राम है ये अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अच्छा, अब जो दूसरी बात इससे पूछी थी वो क्या पूछी थी कि इसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ से मार्क करेंगे। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज डाइंस पर सेंटीमीटर और अर्क्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान में रखिएगा, डाइंस पर सेंटीमीटर इसकी कॉमन यूनिट है, लेकिन अर्क्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसके लिए कभी कभी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। अच्छा, अगला जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इसने फैक्टर्स पूछे हैं। तो बेसिकली तो दो ही फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो बिल्कुल यहीं से आप मार्क करेंगे, पहले हेडिंग पुट करेंगे फैक्टर्स, उसके बाद नंबर 1 पॉइंट इसका बनाएंगे। एन एसेंशियल फैक्टर विच इफेक्ट ऑन द सरफेस टेंशन of the liquid is the strength of molecular forces. Stronger the intermolecular forces, higher will be the surface tension. बहुत आसान सी बात है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई होगी ऐसे मॉलिक्यूल्स का सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा। अब जो इसका दूसरा फैक्टर है इस बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर है, इसको भी देख लीजिए। दूसरे फैक्टर्स में इसने आपसे कहा है टेम्परेचर के बारे में। यानी टेम्परेचर वो फैक्टर है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये अल्टीमेटली क्या होती हैं, वीक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। यानी अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म में समझाना चाहूँ तो सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाएगी जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है जैसे आप टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर की तरफ लेकर आते हैं या फिर डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके साथ ही ये जो पहला क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स का, ये मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं उसकी तरफ मूव कर रही हूँ।
दूसरा क्वेश्चन जो इस मिस ने आपसे पूछा है कि वो कौन-कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो हनी यानी शहद होता है वो ज़्यादा विस्कस होता है। यानी वो कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो इसको ज़्यादा विस्कस करने में इन्वॉल्व होती हैं। तो स्टूडेंट्स ज़हन में रखिएगा कि विस्कोसिटी के ऊपर ये 3 ही फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें से सबसे पहला आप मार्क करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ज़हन में रखिएगा कि जितने भी बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो साइज़ में ज़्यादा होते हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये विस्कोसिटी को भी साथ में फेवर करती हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि जो हनी है यानी शहद है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो जिस स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी स्ट्रांग होंगे। तो पहला फैक्टर क्या हो जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आपने इसको मार्क कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से लेके पहले आप विस्कोसिटी तक आए, फिर एक लाइन देखें मैंने यहाँ पे पेन से ऐड की हुई, इसको भी आपने ऐड करना है। हनी हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है हेडिंग आपकी, ठीक है। यहाँ से लेके आपने मार्क किया यहाँ तक। अच्छा, अब जो दूसरी वाली इसकी हेडिंग है वो है टेम्परेचर। यहाँ से आप लिखेंगे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक energy of the molecules. Honey is viscous at room temperature but can be made thin on the heating. यानी सादा लफ्ज़ों में क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि हनी जो है वो रूम टेम्परेचर पे तो बहुत ज़्यादा विस्कस होगा, बहुत ज़्यादा थिक होगा, लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, इसका जो स्ट्रक्चर है ये पतला होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होती है ना, वो टेम्परेचर को बढ़ाते साथ ही वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो बॉन्डिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बॉन्डिंग एक दफ़ा टूटेगी तो स्ट्रक्चर जो विस्कस से पतला होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इस हेडिंग को मार्क कर लेना है। लास्ट जो चीज़ है ये मॉलिक्यूलर साइज है। ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक दफ़ा बताया था कि जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हनी भी एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें जो लिक्विड की लेयर्स होती है ना, ये ज़्यादा बड़े साइज़ में होती हैं, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शंस जो है वो भी फेस करती हैं फ़्लो करने में। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ता चला जाएगा, फ़्लो का फ्रिक्शन जो है ये भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो हनी है ये ज़्यादा विस्कस होता है। अब आपने लिखना कहाँ से, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पहले आप लिखेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे आप। तो इसके साथ ही ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी मैंने आपको मार्क करा दिया और समझा भी दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसकी तरफ मूव कर रही हूँ मैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको शॉर्ट में समझाया। इसने पूछा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज़ होती है और किस तरीके से फॉर्म होती है, और इसके साथ साथ इसने कहा है कि इसकी जो एप्लीकेशंस है वो क्या हैं। तो एक मतलब अब फिर मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज़ होती है। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको मार्क करना देख लीजिए, ये हेडिंग होगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मार्क करना है और साथ में ये वाली डायग्राम बनानी है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब आपके पास एक ऐसा, ये कह लीजिए कि एलिमेंट हो जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन उसका साइज भी छोटा होता है, जैसे कि ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है। इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और साथ में हाइड्रोजन भी हो। तो होता क्या है कि आप यहाँ पर देखें, अब ये वाटर है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है। अगर आप देखेंगे तो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें, ये पार्शियल नेगेटिव, ये दोनों पार्शियल पॉजिटिव। थर्ड वाला मॉलिक्यूल भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो होता क्या है कि एक किस्म की बॉन्डिंग प्रोड्यूस हो जाती है जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के साथ एक किस्म की बॉन्डिंग कर लेता है डॉटेड लाइंस की शक्ल में, जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये सिर्फ वाटर में ही पॉसिबल नहीं होती, ये अमोनिया में भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि उसमें भी हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह एक्ट करता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF में भी ये पॉसिबल हो सकती है। तो ये वाली जो बॉन्डिंग होती है ये कोवैलेंट बॉन्डिंग के मुकाबले में तो आप कह लीजिए कि ये कम होती है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ कोवैलेंट बॉन्डिंग से तकरीबन 5 से 10% लेस होती है। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग्स में देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कंसीडर की जाती है। अब इसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं या इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे आपके पास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, इसको मैं ज़रा स्पीड में समझाऊंगी, इसको तेज़ी से देख लीजिएगा आप।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो पार्ट है इसमें आपने क्या करना है, पूरा पैराग्राफ लिखना है और साथ में जो डायग्राम है उसको बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने लिखनी है एप्लीकेशन की। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है। सबसे पहली चीज़, जो वाटर का लिक्विड स्ट्रक्चर है, आपको पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो वाटर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो वाटर जो अपने इस लिक्विड टेक्सचर में जिसको हम यूज़ करते हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये रूम टेम्परेचर पे गैस की शक्ल में एग्जिस्ट करती है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। फिर कुछ मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ऐसे लिविंग मॉलिक्यूल्स जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको आप शॉर्ट टर्म में डीएनए वगैरह कहते हैं। ये बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में। तो इनका जो सीक्वेंस या पैटर्न सेट होता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, जिसकी वजह से अपने स्ट्रक्चर में प्रॉपर एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से आपको पता है, आप ये जो सोप इस्तेमाल करते हैं, शैम्पूज इस्तेमाल करते हैं या डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, तो इसको यूज़ कभी भी आप ड्राई फॉर्म में नहीं करते, बल्कि इसके लिए भी आपको वाटर जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो इसमें जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंडिंग होती है ना, जितने भी जो डिटर्जेंट्स हैं या सोप्स हैं इन सब में, तो ये अगर वाटर की एब्सेंस होगी तो ये प्रॉपर तरीके से आपका काम नहीं करते, फंक्शनिंग नहीं करते। तो ये क्लीनिंग एक्शन जो है ये भी पॉसिबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि अक्सर आपने ये देखा होगा कि आप पेंट वगैरह करते हैं अपने घर में, तो वो जो पेंट है ये दीवारों पर चिपक जाता है। तो जो चिपकने वाली प्रॉपर्टी है इसके पीछे भी जो रीज़न होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से कुछ फैब्रिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो सिंथेटिक फैब्रिक जितने भी आप जानते हैं, सिल्क हो गया, पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में भी आप जो देखते हैं ना कि इनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, या जो इनके धागे प्रॉपर तरीके से बैलेंस होते हैं कपड़े के साथ, ये तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टी है इसके पीछे जो रीज़न है वो भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपने जस्ट करना क्या है, एप्लीकेशन की हेडिंग डाल के लाइन से इतनी सारी यहाँ पे एप्लीकेशन मेंशन है। आप चाहें तो इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, वरना एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 जो ये कंप्लीट हो जाए, तो अब मैं आपको बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ लेके जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। इसको तवज्जो से सुनिएगा क्योंकि ये एक नया टॉपिक है आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन आपसे लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में पूछ रहा है कि क्या चीज़ होती है, और इसके साथ साथ इसने आपसे डिफरेंस पूछा है कि वो कौन सी डिफरेंस है जिसकी वजह से आप लिक्विड या क्रिस्टलाइन सॉलिड में और लिक्विड क्रिस्टल्स जो है उसमें डिफरेंस को मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो पेज 116 पर आप आ जाओगे, लिक्विड क्रिस्टल की हेडिंग है। मैं पहले मार्क करवा देती हूँ फिर आपको समझा दूंगी। आपने सबसे पहले फर्स्ट लाइन मार्क करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आपने दूसरी जो लाइन है वो यहाँ से मार्क करनी है, लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूजुअली से लेके डेवलप तक। तो ये तो हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल की हेडिंग की डेफिनेशन और उसकी थोड़ी सी डिटेल। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी वो होगी डिफरेंस की, और डिफरेंस की हेडिंग आपकी फर्स्ट लाइन से लेके ये जो थर्ड लाइन है जहाँ लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तक, यहाँ तक मार्क करेंगे। और ये दोनों डायग्राम जो है वो उसको साथ में बनाएंगे आप, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है। तो स्टूडेंट्स ऐसा होता है कभी कभी, ये कुछ रेयर केसेस में होता है कि बाज़ औक़ात कोई स्टेट ऐसी होती है मैटर की कि जो ना तो कम्प्लीटली लिक्विड होती है और ना ही कम्प्लीटली सॉलिड होती है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर जो ना तो आप कहेंगे कम्प्लीटली लिक्विड है ना ही कम्प्लीटली सॉलिड है, यानी कि ये सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड टाइप की एक चीज़ हो जाती है, इसे कहा जाता है कि ये लिक्विड क्रिस्टल्स है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये आम तौर पे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर में होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि इनमें कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मिल जाते हैं। तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये आमतौर पे नेचुरली भी मिलते हैं आपको, इसके साथ साथ आप इसको सिंथेटिकली जो है ये भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई लिक्विड क्रिस्टल्स की डेफिनेशन। अब इसका यूज़ कहाँ होता है ये मैं एक्स्ट्रा आपको बात बता दूं कि ये जितने भी आपके टैबलेट्स हैं, एलसीडीज़ हैं, एटीएम मशीन्स हैं, या फिर आपके जो पीएच मीटर हैं, या टेलीविजन्स हैं, या फिर आपके जो कंप्यूटर की स्क्रीन्स हैं, इन सब चीज़ों में जो है ना ये लिक्विड क्रिस्टल्स इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से उसका जो साइज़ है या आप देख रहे हो ये बहुत छोटा हो जाता है, कॉम्पैक्ट साइज़ हो जाता है। बहुत बड़े ह्यूज स्ट्रक्चर से आप एक छोटे स्मार्ट स्ट्रक्चर की तरफ जो है मूव कर लेते हैं, जैसे कि आपके लैपटॉप्स हैं या फिर आपके टैबलेट्स हैं। इन सबको आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत रिड्यूस्ड साइज़ है इनका। इसकी रीज़न क्या होती है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग में लिक्विड क्रिस्टल्स इन्वॉल्व हो जाती है। अब बात करते हैं हम कि क्या वो डिफरेंस है जिसकी वजह से आप किसी भी लिक्विड को या किसी क्रिस्टल को डिफरेंस कर सकते हैं इन बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल्स के साथ। तो उसकी वजह बहुत आसान है, इसको सबसे पहले आप इस डायग्राम में देख लें। होता क्या है कि जब आप माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं तो लिक्विड क्रिस्टल में एक बात ये होती है बड़ी आसानी से बह जाता है, जैसे लिक्विड बह रहा होता है ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से फ्लो करेगा।
लेकिन आपको पता है कि जो सॉलिड है वो तो कभी भी इस तरीके से फ़्लो नहीं करता जिस तरीके से लिक्विड फ़्लो करता है। जब आप माइक्रोस्कोप में इसको चेक करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो किस तरीके से अरेंजमेंट होती है कि ये आपस में ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं जैसा कि सॉलिड होता है, और ना ही एक दूसरे से बहुत फार अवे होते हैं जैसा कि लिक्विड होता है, बल्कि इन बिटवीन स्ट्रक्चर इनका होता है कि ये कुछ क्लोज भी हैं और कुछ एक दूसरे से डिस्टेंस के साथ भी हैं। तो ये स्ट्रक्चर देखने में आपको किस तरीके से लगेगा कि ये सॉलिड से मिलता जुलता तो है मगर लिक्विड से थोड़ा डिफरेंट है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये लिक्विड क्रिस्टल का है। अच्छा जी, तो इसके साथ ही इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आप इसको फ़्लो करेंगे तो ये बहुत आसानी से लिक्विड क्रिस्टल जो है ये लिक्विड की तरह फ़्लो हो जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर देखने में कैसा लगेगा आपको, स्ट्रक्चर देखने में कुछ इस तरीके से आपको लगेगा। तो इसके साथ ही आज की जो वीडियो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की ये कंप्लीट हो जाती है। आई होप सो कि आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। इसके बावजूद अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, आपको कोई भी परेशानी है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।